ये शख्स लोगों की ज़िंदगी में ऐसे ही आता था। वो पहले हमदर्दी दिखाता और फिर अपना रंग दिखाता। वो पहले ही कई लोगों को कत्ल कर चुका था। वो पूरी तरह से साइकोपैथ था। उसे लोगों को मारने में मज़ा आता था। और आप देख रहे हैं आवाज़े दास्तान और आज की मूवी है डोंट मूव। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक ऐरिश लड़की दिखाई देती है जिसकी अभी अभी आंख खुली थी और वह पूरी तरह से उदास थी। अब उसकी नज़र एक खिलौने पे पड़ती है। वो उसे बहुत गौर से देख रही थी। ये खिलौना उसके बेटे का था। वो पहाड़ों पे हैकिंग करते हुए एक हादसे का शिकार हो जाता है और अब जो उसका बेटा इस दुनिया में नहीं था उसे मिस कर रही थी। अब वो अपने खावंद को बिना बताए इस घर से निकल जाती है। वो बुरी तरह से टूट चुकी थी और अपने बेटे को याद कर रही थी और याद करके उससे रो रही थी। फिर वो कार ड्राइव करके बहुत दूर आ जाती है मगर वो बार बार उसके खिलौने को देख रही थी क्योंकि उसके बेटे को यह खिलौना बहुत पसंद था। अब वो कार ड्राइव करके उसी जगह पे पहुंच चुकी थी जहां पे उसके साथ ये हादसा हुआ था। इस पहाड़ पर उसने अपने बेटे की हर याद को बहुत संभाल के रखा था। अब उसने अपने बेटे की तस्वीर उठाई और उसे फिर से वो सब कुछ याद आने लगा। अब वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। अब वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा चाहती थी और अब फिर वो फैसला कर चुकी थी। उसने सोच लिया था मैं इस पहाड़ से कूद के अपनी जान दे दूंगी और वो ऐसा ही करने के लिए जा रही थी मगर इतनी ही देर में वहाँ पे एक अजनबी लड़का आ जाता है। इस लड़के का नाम रिचर्ड था। उसने कहा मैं जानता हूँ तुम क्या करने लगी हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा मगर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कहानी सुनाओ। फिर उसने कहा मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम दोनों कार में जा रहे थे। मैं कार बहुत तेज़ी से चला रहा था। वो मुझे मना कर रही थी मगर मैं उसकी बात नहीं सुन रहा था। फिर अचानक से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कार का कंट्रोल खो दिया और कार खाई में गिर गई। मैं तो बच गया मगर वो पूरी तरह से जख्मी हो गई। वो मेरे सामने उसने अपनी जान दे दी। फिर एरिस ने कहा मुझे बहुत दुख है। फिर एरिस ने उसे अपने बारे में बताया। उसने कहा मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे थे। फिर एक हादसे में हमने अपने बेटे को खो दिया। फिर एरिस ने कहा मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो मेरी गलती थी। फिर रिचर्ड ने भी कहा मैंने जो तुम्हें बताना था मैंने बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम जो मर्जी करो। फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब रिचर्ड की बातें सुन के एरिस ने भी अपना इरादा बदल लिया था। जब रिचर्ड ने देखा तो वो उसके पास खड़ी थी। अब वो दोनों नीचे आने लगते हैं। अब रिचर्ड ने भी अपनी कार को इसकी कार के साथ पार्क किया था मगर वो बहुत करीब उसने किया था। इसकी वजह से उस कार की विंडो ही नहीं खुल रही थी। फिर रिचर्ड ने कहा मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो बाहर आता है। उसके पास एक अम्ब्रेला जैसा कुछ था मगर वो एक डिवाइस थी जो पुलिस वालों के पास होती है। ये वो डिवाइस थी जिससे किसी को भी करंट लगा के बेहोश किया जा सकता है और वो इसके साथ भी ऐसा ही करता है। वो इसके हाथ पांव बांध के अपनी गाड़ी में डाल देता है और जब इसकी आंख खुलती है तो वो ड्राइव कर रहा था। वो समझ चुकी थी रिचर्ड ने उसे किडनैप कर लिया है। उसके पास स्मार्ट वॉच थी। उसने पुलिस का नंबर डायल किया मगर रिचर्ड ने कहा यहाँ सिग्नल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जब क्रिस ने देखा तो वाकई में यहाँ पे सिग्नल नहीं थे। फिर उसे याद आती है उसके पॉकेट में एक चाकू पड़ा था। वो उसे निकालती है और हाथ में बंधी हुई रस्सी को वो काटने लगती है। रिचर्ड इस बात से बेखबर था। कुछ ही देर के बाद वो उस रस्सी को काट लेती है और फिर वो रिचर्ड पे हमला करती है मगर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब इसी खींचातानी में वो गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और वो दोनों गाड़ी से बाहर गिर जाते हैं। वो दोनों जख्मी थे मगर ठीक थे। अब रिचर्ड उसके सामने खड़ा था और उसने क्रिस से कहा तुम यहाँ से नहीं जा सकती। फिर रिचर्ड ने अपनी पॉकेट में से इंजेक्शन निकाला और कहा तुम 20 मिनट में पैरालाइज हो जाओगे, मैं देखता हूँ तुम कहाँ तक जाती हो। अब ये सुनने के बाद वो वहाँ से भागने लगती है क्योंकि वो जानती थी वो 20 मिनट में पैरालाइज हो जाएगी। वो सुन तो पाएगी मगर अपने हाथ पाँव नहीं हिला पाएगी। उसने अपनी घड़ी पे 20 मिनट सेट कर दिए थे मगर उसकी हालत बहुत बदल चुकी थी। उसकी अभी से एक टांग काम करना बंद कर चुकी थी और दूसरी तरफ रिचर्ड आराम आराम से उसका पीछा कर रहा था क्योंकि वो जानता था ये आखिर जाएगी कहाँ पे। अब वो एक जगह पे छुप जाती है और रिचर्ड उसे नहीं देख पा रहा था मगर वो जहाँ पे छुपी थी यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। वो उसे काट रहे थे। उसे बहुत दर्द हो रहा था। इस वजह से वो वहाँ से उठ जाती है और फिर रिचर्ड भी उसे देख लेता है। रिचर्ड बहुत तेज़ी से उसका पीछा कर रहा था मगर वो पानी में उतर चुकी थी। अब वो पानी के साथ बह रही थी। वो बहते बहते बहुत दूर निकल चुकी थी और अब उसने देखा तो टाइम पूरा हो चुका था और अब पूरी तरह से उसका जिस्म काम करना बंद कर चुका था। मगर वहाँ पे एक फार्म का मालिक आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी था मगर कमज़ोर नहीं था। वो उसके पास आता है, उससे पूछता है। वो उसकी तरफ देख रही थी मगर वो बहुत समझदार था। वो जान चुका था
उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो अपनी पलकों को झपकाओ। उसने वैसा ही किया। फिर उसने पूछा, तुम अपने जिस्म को हिला सकती हो? अगर नहीं हिला सकती तो फिर पलकों को झपकाओ। फिर उसने वैसा ही किया। अब वो बूढ़ा आदमी समझ चुका था और उसे अपने साथ ले जाता है अपने फार्म पर। वो बूढ़ा आदमी उसे ले जाता है फार्म पर और अभी अभी पहुंचा था, मगर इतनी ही देर में बाहर दरवाजे पे दस्तक होने लगती है। मगर जब बूढ़े आदमी ने देखा तो वो अपनी पलकों को बहुत तेजी से झपका रही थी। वो समझ चुका था कोई गड़बड़ है। अब इसीलिए वो उसे सोफे के पीछे छुपा देता है। बाहर रिचर्ड था, वो यहाँ पे पहुंच चुका था। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आपने कोई लड़की देखी? मगर वो बूढ़ा आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता और वो अंदर आ जाता है और रिचर्ड भी उसके पीछे पीछे आ जाता। फिर बूढ़े आदमी ने कहा, तुम मेरे घर में कैसे दाखिल हुए? मगर रिचर्ड बहाना करके रोने लगता है। अब रिचर्ड जल्दी से फर्जी कहानी बना लेता है। वो कहता है, मेरी बीवी बहुत बीमार है, मगर हमारी दोनों की लड़ाई हुई है, इसकी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, मगर मैं उसे ढूंढ रहा हूँ क्योंकि उसे अजीब तरह की बीमारी है। मैं नहीं चाहता वो किसी जानवर का शिकार बन जाए, और अगर आपके पास है तो प्लीज़ मुझे बता दें। अब रिचर्ड झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। उस बूढ़े आदमी को उस पर शक हो गया था। फिर उसने हमला किया उस बूढ़े आदमी पे, मगर वो बूढ़ा आदमी बहुत तगड़ा था। वो रिचर्ड पे काफ़ी भारी पड़ रहा था। फिर उसने पुलिस वालों को कॉल की, मगर रिचर्ड ने फिर उस पर हमला किया और फिर उसने पटक दिया। अब वो बूढ़ा आदमी उसे पूरी तरह से मार रहा था, पीट रहा था, मगर उसके हाथ में एक चाकू आ जाता है, जिसकी वजह से वो उस बूढ़े आदमी को मार देता है। कई बार वो उस पर करता है, जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी वहीं पे मारा जाता है। अब रिचर्ड जान चुका था पुलिस यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि इस बूढ़े आदमी ने उसे कॉल कर दी थी और वो इस जगह को आग लगा देता है। अब एरिस का एक हाथ काम कर रहा था, इंजेक्शन का असर कम हो रहा था। दूसरी तरफ रिचर्ड को भी पता चल चुका था। उसने विंडो की तरफ देखा और समझ चुका था, और फिर वो जल्दी से कमरे में आता है और उसने देखा एरिस वहाँ थी। उसे उठा के फिर से गाड़ी में बिठा देता है और अब वो उसी बूढ़े की गाड़ी ले जाता है और उसके फार्म को आग लगा देता है, क्योंकि उसे पता था, उसने पुलिस को बता दिया है। फिर इतनी ही देर में रिचर्ड को एक कॉल आती है। कॉल पे उसकी बेटी थी। वो उसे कह रही थी, उसकी बेटी ने कहा, हम लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। फिर रिचर्ड ने अपनी बीवी को कहा, मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूँ, मगर उसने नहीं माना। उसने कहा, हम लोग आ रहे हैं। फिर इतनी ही देर में रिचर्ड ने देखा तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला था। अब रास्ते में उसे गैस स्टेशन मिल जाता है। वहाँ से वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेता है। इधर एरिस सबको देख रही थी। वो अपनी मदद के लिए सिग्नल दे रही थी, मगर कोई भी उसे नहीं देख पा रहा था। फिर इतनी देर में वहाँ पे एक छोटा बच्चा आता है। वो उसे हाई करता है, मगर इतनी देर में रिचर्ड आ जाता है, इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ जाता है। अब रिचर्ड वहाँ से सीधा अपनी गाड़ी के पास आता है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ। इस बूढ़े की गाड़ी के साथ वो अपनी गाड़ी को टो करना चाहता था, मगर इतनी ही देर में वहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है और उसने रिचर्ड को देखा और उससे पूछने लगा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? रिचर्ड ने कहा, ये मेरी गाड़ी है और ये टकरा गई थी क्योंकि मैं सो गया था ड्राइव करते करते। पुलिस वाले को इस पर शक हो चुका था और वो बार बार सवाल किए जा रहा था। दूसरी तरफ इंजेक्शन का असर कम हो रहा था। एरिस एक अपने हाथ को हिला पा रही थी, वो विंडो को खोल रही थी। वो एरिस के पास जाता है और उससे सवाल करता है, मगर वो अभी तक ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। वो वापस से फिर रिचर्ड के पास आता है। उसे पूरा शक हो चुका था। इससे पहले वो अपनी गन निकालता, रिचर्ड उस पर वार कर देता है। वो उस पुलिस वाले को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और फिर उसी की गाड़ी में उसे डाल के उसकी गाड़ी को आग लगा देता है। वो बहुत गुस्से में था और वहाँ से निकल जाता है और वो क्रिस को कहता है, मैं तो तुम्हें बस मज़ा देना चाहता था, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगा। बस मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम इस काबिल नहीं हो। अब वो उसे लेके झील के बीच तक पहुँच चुका था और अब इंजेक्शन का असर और कम हो रहा था। एरिस ने एक तरकीब सोच रखी थी। अब वो भी उसी की तरह नाटक कर रही थी और रोने लगती है। उसे कहती है, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश तो मानो, मेरे इस पॉकेट में मेरे बेटे का खिलौना है, बस तुम मुझे वो निकाल के दे दो और फिर जो मर्जी करो। अब रिचर्ड देख रहा था मगर कोई खिलौना नहीं था। रिचर्ड समझ चुका था मगर देर हो चुकी थी। इतनी देर में उसने उसका चाकू निकाला और उसके फेस पे उसने हमला कर दिया। वो चाकू उसके मुंह के आर पार हो चुका था। वो पूरी तरह से जख्मी हो चुका था और इसी वजह से वो नाव डगमगा रही थी और फिर उसकी गन भी उसके हाथ से छूट जाती है। अब किसी तरह से एरिस उस गन तक पहुंच चुकी थी और वो अंधाधुंध गोलियां चला रही थी। फिर एक गोली उसे लग जाती है और वो पानी में गिर जाता है। वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और क्योंकि गोली उसके पेट पे लगी थी, मगर दूसरी तरफ नाव में पानी भर रहा था। गोली लगने की वजह से उसमें छेद हो चुके थे। अब देखते ही देखते वो नाव पानी में डूब रही थी और एरिस भी छटपटा रही थी। मगर फिर गनीमत थी कि इंजेक्शन का असर पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और वो बाहर आ चुकी थी। उसकी जान बच चुकी थी। फिर एरिस की नज़र पड़ती है तो रिचर्ड बाहर आ चुका था, मगर वो बुरी तरह से ज़ख्मी था। वो उसके पास जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है
क्योंकि उसी की वजह से वो ज़िंदगी की कीमत जान पाई थी। और फिर हमें पता चलता है रिचर्ड तड़प तड़प के मर जाता है और एरिस अब समझ चुकी थी ज़िंदगी की कीमत क्या है। और फिर यही थी आज की हमारी कहानी। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।